सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से नया पंजाब बना है, इसकी जान को बैड गवर्नेंस का मर्ज लाहक हो गया है। वो पंजाब के तब्दीली से पहले गुड गवर्नेंस जिसकी पहचान थी, जिसकी वजह से सिंध को साईं सरकार के ताने मिलते थे, अब लगता है उसी साईं कायम अली शाह ने पंजाब को यह दुआ दे दी है कि जाओ हम साईं तो तुम भी साईं। ये इस दुआ का असर है कि तब्दीली के बाद पूरा सूबा गवर्नेंस के लिए साएं साएं कर रहा है। पुलिस गर्दी का एक के बाद एक वाकया सामने आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों पर तबादलों से भी मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, बल्कि उल्टा बदनामियों का दीवान मुरतब हुआ है। एक ब्यूरोक्रेट को एक जगह ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे दिन दूसरी जगह और तीसरे दिन तीसरी जगह। ताजा खबर मुलाहिजा करें, डीपीओ पाकपतन का फिर तबादला कर दिया गया है। पहले खावर मानिका की नाफरमानी वजह बनी थी, मौजूदा डीपीओ को खावर मानिका की ताबेदारी पर सजा दी गई है। यही नहीं, पंजाब काबीना में भी तब्दीलियों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शहबाज गिल और ओन चौधरी की बरतरफी पर इससे ज्यादा क्या कहें कि बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बेआबरू होकर तब्दीली के कूचे से निकल रहे हैं। लेकिन गवर्नेंस की फिर कोई इतला नहीं मिल रही, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान सारे आजमूदा नुस्खे आजमा रहे हैं, लेकिन वो नुस्खा कि जिसे सारी खल्के खुदा अक्सीरुल अमराज कह रही है, उसी से गुरेजा है। आखिर क्या आजम पंजाब में वो तब्दीली नहीं कर रहे जिसका सब मुतालबा कर रहे हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, और अभी जो हालिया तब्दीली हुई है इसके हवाले से हम पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या वजह हुई, कौन क्या कह रहा है, ये सब हो क्या गया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब ये पंजाब को जो मर्ज लाहक है, बैड गवर्नेंस का मामला चल नहीं रहे, हर दवा आजमा कर देख ली, हर टेस्ट करा लिया, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर पुलिस वाला बदल चुका है, हर ब्यूरोक्रेट की बारी आ चुकी है। समझ नहीं आ रही ब्यूरोक्रेट को कि मैंने सर्व किसको करना है। एमएनए एमपीओ को मैं जवाब दे हूं, आवाम को हो, इमरान खान को, बुजदार साहब को, शहबाज गिल को, ओन चौधरी को, परवेज इलाही को, जहांगीर तरीन को, एक लंबी फहरिस्त है। असद खरल साहब, ये मसला आखिर क्या है? क्यों ये इतना बुरा हाल है कि बुजदार साहब के अलावा हर किसी को हर जो कुछ हो सकता था वो करके देख लिया, मामला ठीक नहीं हो रहा। देखिए, अभी हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुजदार साहब को बुलाया था। बुजदार साहब के ऊपर बहुत सारे शिकवे शिकायतें हैं इमरान खान साहब को, लेकिन बुजदार साहब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेके गए थे। अच्छा। उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे चलने नहीं दिया जा रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। इमरान खान साहब ने कहा जो भी फहरिस्त है आप दे दें, जो आप चाहते हैं ना सूबे में करके देख लें। अच्छा। जो ट्रांसफर करना है, तब्दील करना है, किसी को लगाना है, किसी को हटाना है, जो आपके मुतालबात है हर मैं मुतालबा मानूंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब रिजल्ट क्या आया है कि जो ओन चौधरी साहब को डी नोटिफाई किया गया है। आपको पता है एक्टिव नहीं थे और एक्टिव होने भी नहीं दे रहे थे वजीर आला साहब। अच्छा। उनको दाखिल तक नहीं दफ्तर होने दिया जा रहा था। उसके बाद आ गया शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब ने अमेरिका से बुलाया था, वो बुजदार साहब की चॉइस नहीं थे। इमरान खान साहब ने उनको लगाया और इमरान खान साहब ने उनको जो इंस्पेक्शन का इख्तियार दे दिया था, जो कि वजीर आला ने इस बेस पे जो नोटिफिकेशन हुआ था अपने सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया था कि मेरे से बाला बाला ये आपने नोटिफिकेशन कैसे निकाल दिया। जो एक आपको पता नोटिफिकेशन मंजूरी यहाँ पे आया था कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं महकमों के जाके। अच्छा, उसके बाद डोगर साहब जिस तरह कल बता रहे थे कि शहबाज गिल साहब को 7 क्लब रोड पे यानी सीएम जो है उसके ऐवान वज़ीर आला में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। वो बेचारे पीछे पीछे भाग रहे होते थे। मामला ये है कि ओन चौधरी साहब को वर्किंग नहीं करने दी जा रही थी और शहबाज गिल साहब के ऊपर उस्मान बुजदार साहब का ये चार्ज है कि वो हुकूमत की बजाय या उनकी बजाय वो अपनी खुद नुमाई ज्यादा करते हैं, ट्विटर के ऊपर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, और फिर बहुत सारी जगहों पे वो इंटरफेरेंस करते हैं। तबादलों तकर्रियों के अंदर महकमों से डायरेक्ट डायलिंग करते हैं, सीएम का ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, सीएम के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और पोर्ट्रे ये करते हैं कि वो सीएम और प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे हकीकी हैं, लिहाजा उनके पास दोनों पावर्स हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे मामलात सामने आ रहे थे। अब मामला क्या हुआ
कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जो, अब एक तो ये जो उन्होंने जब उनको सीएम साहब ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इनको डी नोटिफाई कर दें, इमरान खान साहब से मीटिंग की जब आए उम्रे से जाने से पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा, और ये डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी मौजूद है। अच्छा। जो उनको शहबाज गिल साहब को डी नोटिफाई किया गया, बकायदा बरतरफ किया, ये सीएम साहब की डायरेक्शन की, और आपके पास उनकी अच्छा कॉपी भी है, एप्लीकेशन लेकिन इसके अलावा जो एडवांस जो जब पता चला शहबाज गिल साहब को, तो उन्होंने एडवांस अपने हाथ का लिखा हुआ रिजाइन दे दिया कि जी मैंने रिजाइन कर दिया, इज्जत बचाने। और इसी तरीके से ओन चौधरी सो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत में एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अहम ओहदा दिया जा सकता है कोई भी। अच्छा, इसी तरह ओन चौधरी साहब को भी वहां पे एडजस्ट किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आगे देखें कि आज एक और मामला हुआ है, जो मलिक असद अली खोखर हैं, जो PP 168 लाहौर से PTI के कैंडिडेट हैं, जिनको वजीर आला शिकायत सेल का चेयरमैन बनाया गया था, और वजीर आला शहबाज जो है उस्मान बुज़दार साहब ने उनको वहां से इसलिए हटाया था कि उनकी करप्शन और माल बनाने की शिकायत आ रही थी। जी। अब उसके बरअक्स उनको बकायदा वजारत का कलमदान दे दिया गया है। आज बकायदा उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये है नुस्खा, ये बुज़दार साहब एक तरफ तो अगर किसी की शिकायत करते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, दूसरी तरफ जिनको उन्होंने खुद हटाया होता है उनको लगा लेते हैं, उनको वजीर बना दिया जाता है। बाबर डॉक्टर साहब, कौन हुकूमत कर रहा है, बाबर क्या डॉक्टर हो साहब, रहा है और किस तरह मामला हो रहे हैं। छोटी सी एक बात, ये जो बुज़दार साहब को हवाले से जो इमरान खान साहब को बार बार कंफ्यूजन आ रही थी ना, ओन चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब मुख्तलिफ तकर्रियों और तबादलों के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टें देते थे इमरान खान साहब को। अच्छा, वो रिपोर्टों के ऊपर जवाब तलबी करते थे उस्मान बुज़दार साहब से। अच्छा। अब उसके ऊपर उन्होंने IB और स्पेशल ब्रांच से भी रिपोर्टें ली, और उस्मान बुज़दार साहब ने उनका नैरेटिव गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब मामला यह है कि ये जो सारी चीजें हो रही थी, इमरान खान साहब भोले बादशाह हैं। अच्छा। उस्मान बुज़दार साहब ने बताया ये इत्तलाएं कौन देता है। अच्छा, तो बाबर डॉक्टर बता दिया, बाबर डॉक्टर बताया तो उन्होंने कहा यही तो काम खराब कर रहे हैं। अच्छा, बाबर डॉक्टर साहब, इनको हटा देता हूं। बाबर डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, ये अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये शहबाज गिल ओन चौधरी के जाने से अब मामला सारे सुलझ जाएंगे? पुलिस को भी देख लिया, पुलिस बहुत बुरी है जी, उसमें तब्दीलियां कर दें, ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी है, वो नहीं चलने दे रहे, वजीर बदल दें जी, अब ये मुशीर भी बदल दें, तो तर्जमान भी बदल दें, सब ठीक हो जाएगा अब? बिल्कुल उसामा साहब, सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब ने ये फैसला जो किया ना, मैं उनके साथ हूँ इसमें। ये बिल्कुल आप कंफर्म करें कि बुज़दार साहब का फैसला है? बिल्कुल उनका फैसला है और उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। ये पहली दफा है कि आप बुज़दार साहब का साथ हैं? शहबाज गिल साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पर पता नहीं कितने प्रोग्राम में एक बंदे को क्रिटिसाइज कर चुका हूँ। शहबाज गिल जो था वो स्पोक्समैन था पंजाब गवर्नमेंट का। उसका पहला और आखिरी काम ये था कि वो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता, पंजाब गवर्नमेंट को डिफेंड करता। जो भी था, इतना क्राइसिस आया, उस्मान बुज़दार साहब जो भी क्राइसिस देखते रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि शहबाज गिल ने कहां पर पंजाब गवर्नमेंट, अभी जो बयान चला है उनका, अभी जो बयान चला है कि जनाब जिसको सूरत पसंद नहीं है उस्मान बुज़दार की, वो पार्टी छोड़ दे, ये डिफेंड कर रहे थे। क्या बात है यार, अगर इस तरह के डिफेंड करने वाले हैं तो फिर उस्मान बुज़दार के साथ ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है बेचारे के साथ। मुझे एक बात बताएं, कभी वो स्पोक्समैन बन जाते थे इमरान खान के, सारे वो प्रोग्राम में बैठ रहे थे, उनके वालिद की डेथ हुई है, वो वहाँ पर DG खान में पीछे थे, इन्होंने जनाब राहील सिद्दीकी के साथ मिलकर और वहाँ पर अपना नोटिफिकेशन करा लिया कि मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को मैं रेड कर सकता हूँ, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। अच्छा, ये वो इख्तियार है जो सिर्फ CM के पास होता है, किसी बंदे के पास ये इख्तियार नहीं है। तो जिस महकमे में दिल करे वो जाके इंस्पेक्शन करे, रेड करे, तो वो तो अपनी तरफ से CM बनने की कोशिश कर रहा था। और फिर बार बार यहाँ पर ये जिताया जाता था जी कि हम इमरान खान ने हमें यहाँ पर खुसूसी टास्क दे के भेजा हुआ है, यही ओन चौधरी कर रहे थे, और उन पे करप्शन के भी चार्जेस हैं, दोनों पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के भी चार्जेस हैं। उस्मान बुज़दार ने तो दोनों को अपने 7 क्लब बोर्ड में एंट्री बंद कर दी थी, अल्टीमेटली तंग आके। अच्छा। कि जनाब बात यह है कि जो शहबाज गिल का काम था कि उस्मा साहब आप देखें, शहबाज शीर ने भी 10 साल यहाँ पर रहे हैं, उनके स्पोक्समैन भी थे यहाँ पर, रहीम कादरी थे, यहाँ राना सना थे, तो उनका एक दायरा कार था, एक दायरे से ऊपर वो नहीं गए, जो उनका दायरा था वही करते रहे हैं। खला भी नहीं रह सकता, बाबर डॉक्टर खला जहां होगा वो कोई पुर करेगा, सीएम को प्रोटेक्ट करना। बुज़दार साहब की कौन सी स्टेटमेंट आती थी, कौन सी कोई ऐसे वो छापे मारते थे या कोई काम करते थे कि जनाब ये लोग
यार कुछ तो करते ही होंगे ना, कोई ना कोई गवर्नमेंट के काम होते हैं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से शहबाज गिल को आज हटा दिया गया, आप उसको एक्सपोज करते हैं। मैं आज लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं आपको आप ब्रेकिंग न्यूज कई खबरें लेकर आए शहबाज गिल के बारे में, सब सच थी और आज वो हटा दिया गया है। अब मुझे बताएं कि क्या इसके हटाने से, मैं मान लेता हूं कि आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो अब सब ठीक हो जाएगा। अब उस्ताद साहब जनाब पंजाब को बड़ा एक जबरदस्त सूबा बना देंगे। अब कोई कौन स्पोक्स पर्सन आता है सामने और किस तरह से चेंज आती है, ये अब मैं इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा कौन सा नया स्पोक्स बाबर साहब उसने चलाना है पंजाब को, स्पोक्स पर्सन ने चलाना है जो नया आएगा। और सर पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी तो रिफ्लेक्ट करे ना, उस्मान बुज़दार को डिफेंड भी तो करे ना। यहाँ पर तो सारा मीडिया उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको डिफेंड करने वाला बंदा ही कोई नहीं है। तो कोई तो बंदा उसको डिफेंड करने वाला उसको डिफेंड करे। तबादले किए हैं 3 दिन के अंदर एक आदमी चेंज हो जाता है, उसको नहीं पता मैंने क्या करना है। देखिए सीएम रोज मीटिंग भी करते थे, मुख्तलिफ इजलास जो है उनको चेयर भी करते थे, डेवलपमेंट के मंसूबे भी होते थे, डिस्कशंस भी होती थी, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती थी हाई लेवल। ये मैं आपसे ही सुन रहा हूं। कभी शहबाज गिल साहब ने बताया कौन कोई बताया तो हो ना, कभी उन्होंने बताया। ये तो समा वो सिर्फ ये बताते थे कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ट्वीट कर रहा हूं, मैं घर पहुंच गया हूं, मैं किसी को चीज मदद कर रहा हूं, मैंने डीपीओ को कह दिया, मैंने आईजी को कह दिया और आईजी के ऊपर एक्शन ले लिया। उस्मान बुज़दार का नाम नहीं था। एक मिनट ऐसे लग रहा था मुझे एक बात बताएं, खुद चला रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए फरदौस आशी का वाहन है, वहां पर फवाद चौधरी हैं, वहां पर वजीर तालीम जो है उनके हैं वो हैं, वहां पर 15 बंदे हैं। वहां पर जब भी वफाकी इजलास होता था तो फरदौस आशी कवान साहब आके बताती थी, कभी शहबाज गिल साहब ने आके बताया हो कि आज वजीर आला साहब ने ये जो मीटिंग की है, ये जो फैसले किए, कभी बताया तो कभी आज तक नहीं। मुझे सिर्फ ये कहते थे ये वाकया हुआ, सुन ले ये वाकया हुआ, इसके ऊपर आईजी ने एक्शन ले लिया, ये वाकया हुआ, इसके ऊपर फलाने एक्शन ले लिया। कारियां थी, वो सिर्फ लग रहा वो ये चाहता था मीडिया में मैं नजर आऊं, पंजाब ऐसे नजर आए कि मैं नहीं हूं तो पंजाब ही नहीं चल रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपकी बात ये भी मैं आपको समझा, एक मिनट दे दें, मैं आपको एक और बड़ी बात करने जा रहा हूं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सोशल मीडिया में ये भी इस पे एक एलिगेशन है शहबाज गिल पे कि सोशल मीडिया में उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन्स भी चलवाता रहा है वो बंदा। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही एलिगेशन। सोशल मीडिया पर मैं मेरी बात सुने, फेडरल गवर्नमेंट की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट में टैक्सेस के हालात आपके सामने हैं, पॉवर्टी के हालात अपने सामने, वो वहाँ पे कौन सी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मुझे बता दें कि किस शोबे में फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने बड़ी परफॉर्म किया, किस 27 मिनिस्ट्रियां रेड लाइन पे हैं, 27 मिनिस्ट्रियां रेड लाइन पे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह से डिफेंड किया जाता है कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि जनाब यहाँ पर किसी ने डिफेंड ही नहीं किया। लेकिन अब ये उस्मान बुज़दार का भी इम्तिहान है कि देखें कि वो किस बंदे को लेके आते हैं, कौन उनका स्पोक्समैन बनता है। और किस तरह से वो सिर्फ, और उसके बाद स्पोक्समैन का सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है, सिर्फ एक ड्यूटी, स्पोक्समैन टू द पंजाब गवर्नमेंट, टू द। सर वो नोटिफिकेशन किसके ट्वीट करते थे? आपकी तमाम अखबारात में जब खबरें छपती रही, जब आप प्रिंट मीडिया में थे, उन्होंने तहलका मचाया। अब आप खबर दे रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शहबाज गिल चलाता था, तो वो नोटिफिकेशन को खुद तो नहीं कर सकता था तर्जुमान, वो सीएम का ही नोटिफिकेशन होता था कि फलां को बदल दिया, फलां को कर दिया, ये नोटिस ले लिया, या खुद से करता था। अच्छा चीजें आती नहीं ना, एक मिनट सुना था, नहीं पहले एक मिनट, नेगेटिव चीजें आती रही है ना। और सर उसका काम उसको डिफेंड करना था, उसने डिफेंड नहीं किया। सारे चैनल पे वो बैठा होता था। मुझे कोई एक प्रोग्राम बता दे जिसमें उसने उस्मान बुज़दार को, मैं मान लेता हूं सारी खराबियां, तो मुझे उस्मान बुज़दार में खराबियां शहबाज गिल में थी। जनाब आधे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो एम्बिशियस है चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के लिए, उसके बाद वो साजिशें अलग हो रही हैं। जो उसका अपना स्पोक्समैन है जिसका काम है कि वो उसको डिफेंड करे, वो भी उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, चले यही होना है जो सारी खराबियां ओन चौधरी, शहबाज गिल, वज़रा, देखिए ओन चौधरी साहब की जगह पे एडजस्ट हो गए। आसिम महमूद साहब को पिंडी से एडजस्ट कर लिया क्योंकि पिंडी की पॉलिटिक्स थी। राजा बिशारत की जगह पे जी हो गया, एडजस्ट कर लिया। मैं आपको आज बात बता दूं, आप में से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बैठकर सीखता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं, जब तक उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, आप जितनी मर्जी तब्दीलियां कर लें, जितने मर्जी लोग निकाल दें, ले आए, जो मर्जी कर लें, सर कुछ बेहतर नहीं। एक मौका दे देना उसको, एक मौका दे देना।
हम यहीं पे बैठे हैं सर, साल हो गया। बाबर साहब क्या बात कर रहे हैं? साल से ज्यादा हो गया और कितने मौके चाहिए? उसामा साहब और आप खुश हैं? एक चांस आप सुन ले बात, एक चांस आप हर कुछ करके देख लिया यार। आईबी को उनकी मॉनिटरिंग के ऊपर लगा दिया गया उस्मान बुजदार साहब के लिए, अभी खुश है? आईबी को मॉनिटरिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए लगा दिया गया है। मैं उस्मान बुजदार का और जो कैबिनेट की एक्टिविटीज है, उनकी जो सरगर्मियां, जो मिनिस्टर्स की, उसको आपने रिपोर्ट करना है वफाकी हुकूमत को। अब आप खुश हैं? चलें ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा जी, अगली खबर, टाइम बिल्कुल कम है, एक मिनट सिर्फ बात हो सकेगी। सिंध में जो तब्दीली की बात हो रही थी, आर्टिकल 149, और कल ही खरल साहब ने कह दिया था कि जो वफाकी वजीर कानून है फरोग नसीम साहब, वो इस बयान से फिर जाएंगे, और आज वो वाकई हो गया। आज वो कह रहे हैं मैंने ऐसा क्या कह दिया 149 पर, तो मैंने तो कोई कब्जे की किसी तरह से बात नहीं की, क्योंकि इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। अब शाह मुल्क रशीद साहब का बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सिंध में किसी तरह की मुदाखलत करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो कराची वालों को। कचरा वहीं पर, बैड गवर्नेंस वहीं पर, मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे, और आपको बिलावल साहब ही देखेंगे, और उसी तरह से मामला चलेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। असद खरल साहब, ये अब ठीक हो गया, अब बेहतर हो गया, प्रेशर खत्म हो जाएगा। आज बिलावल ने और रजा रब्बानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर दी है कि हम छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया इस हुकूमत से। वो कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात करवा दिए जाएं, आप तो विषय नहीं भी चढ़ेंगे। कहेंगे जी जाए हुकूमत और इस्तीफा दे दें। आपने 149 की बात कैसे की? कचरा नहीं आपने उठाना, इंतखाब भले दूसरी दफा हो जाए। मामला सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि वजीर साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया। उसके बाद ये धुआंधार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, रजा रब्बानी साहब बड़े माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन है, और साथ सईद गनी साहब को बिठा के उन्होंने एकदम कह दिया जी, इन्होंने ये बयान दिया कि उनकी जुर्रत कैसे हुई, और ये हुकूमत फौरी तौर पर बरतरफ को खत्म की जाए और नए इंतखाबात करा दी जाए। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने तो उनका जो मसला ही हल कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। बिलावल साहब आप जरा थोड़ा सा हौसला करें, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप उसी तनख्वाह पे काम करें, देश की बातें ना काम करें, तो आप इस तरह की सिंधु देश की और ये इस तरह की जो बातें हैं वो आपसे जेब नहीं देती। एक तरफ आप फाकी पार्टी का क्लेम करते हैं, दूसरी तरफ कभी आप सिंध कार्ड, कभी आप सिंधु देश, और इस तरह की बातें जो करते हैं वो मुनासिब नहीं है। मामला ये है कि जो जिस तरीके से आप देखते हैं कि उसामा साहब, बात ये जो क्या नाम है फरोग नसीम, जो उन्होंने भी एक शोशा छोड़ दिया था, उस शोशे की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब ये काम करें। मसला ये है कि फाइनेंशियल पैसे इनके पास है नहीं है। जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, ना उसकी विल है कूड़ा उठाने की, ना फेडरल गवर्नमेंट की है, ना MQM की। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम के साथ खेल रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट कूड़ा उठाना चाहती तो वो उठा सकती नहीं, विल नहीं है, चाहती नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो चाहती नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं। सिंध हुकूमत कूड़ा उठा सकती है, नहीं कूड़ा उठा सकती है। सुन ले, एक सिर्फ एक बात से कूड़ा कैसे उठा सकती है? आप सारा कूड़ा बिलावल हाउस के सामने फेंक देंगे, एक सेकंड में देखें कैसे। सर आप लोगों को गिरफ्तार कराना चाहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं आप बाबर साहब, आप मुझे देखिए वहां पे एक डंपिंग स्टेशन बना दे बिलावल हाउस के सामने, वहां पे कूड़ा फेंकेंगे। देखिए सिंध हुकूमत कैसे लेके जाती है। बाबर साहब वोट नहीं लेने उन्होंने। सिंध में इस टाइम कौन सीटें जीता है? या PTI जीती है, MQM जीती है? अगर सिंध गवर्नमेंट डिलीवर करती है, PTI क्लेम कर रही है कि हम कर रहे हैं, MQM कहेगी हमारी गवर्नमेंट थी, हमने किया, PTI कहेगी जी हमने किया, फिर पार्टी को वहाँ से सीट कोई मिली नहीं है, तो वो मुद्दा सारा पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर यहाँ पे नहीं होता डिलीवर तो अल्टीमेटली मुद्दा पड़ेगा PTI पे या MQM पे। ये कराची को साफ नहीं कर सके। इनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी, इनके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, तो ये पहले 11 साल 10 साल नहीं, लोग ये नहीं कहेंगे कि 10 साल पहले बड़ा अच्छा निजाम था जब वो तो मैंडेट, वो कराची ने मैंडेट दे दिया ना, उनको मैंडेट नहीं ना मिला कि कूड़ा क्रिकेट और ये वो कराची का जो कच्चे का शहर बना हुआ था, PTI ने उस पे सियासत की। देखिए फिक्स सीट के ऊपर कैंपेन चलाया गया, नहीं कर सकेंगे तो लोग कहेंगे इससे बेहतर पीपल्स पार्टी। देखिए फिक्स सीट के ऊपर कैंपेन चलाई गई पीपल्स पार्टी। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैंने कल भी ये बात की थी। फरोग नसीम 149 की बात कर रहे हैं, 140 की बात कर रहे हैं, उनके पास फार्मूला क्या है वो बताएं। कोई नहीं, उनके पास क्या फेडरल गवर्नमेंट बजट देने को तैयार है? क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंसेरिटी के साथ ये चाह रही है? अपना फार्मूला सामने लेके आए, बताएं कि ये मेरे पास गवर्नमेंट ने अभी तक सिर्फ 20 करोड़ रुपया दिया है, सिर्फ 20 करोड़ रुपया दिया है। सईद गनी साहब ने ये कहा है, और बड़ी बात जायज है उनकी, कि आपने दावा किया था 162 अरब देने का। ठीक है, पीपल पार्टी के ऊपर इल्जाम है और बात भी ठीक है, करप्शन हुई है, PTI अपने तौर पे खर्च कर ले।
पीटीआई एमक्यूएम के मेयर के जरिए खर्च कर ले। फॉर्मूला तो देना है, इनके पास फॉर्मूला क्या है? फार्मूला होता तो फार्मूला होता तो अपने बयान से मुनर्फ क्यों होते? फार्मूला नहीं है तो इसलिए मुनर्फ। बस ये सियासत हो रही है, सियासत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कराची सबका है, कराची का कोई नहीं। सर ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अब जब ये मामला ऐसे लग रहे हैं कि चले सुलझ गए हैं, छेड़ रहा उधर पीपल्स पार्टी यार 149 से गवर्नमेंट नहीं गिरती यार, कौन कह रहा है? ये तो बिलावल साहब भी सियासत कर रहे हैं, कभी उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, कभी ये याद आ जाता है, इससे गवर्नमेंट किस तरह से गिर सकती है? सियासत के लिए क्या अब सारा फोकस दोबारा से फिर कश्मीर पर होगा कि कहते हैं जी ये काम लगा दिया? एक तो हर बात में कुछ भी कर दो, 18वीं तरमीम जमहूरियत खतरे में आ जाती है, ये भी समझ नहीं आती। अब ये मामला खत्म होता नजर आ रहा है, ये शोशा जो छोड़ा गया था अब ये दब जाएगा, तो इसके बाद क्या कश्मीर पर फोकस होगा? 40 दिन हो गए हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और मैं बहुत एक खास आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो भारत के ही चैनल की है कि वहां पर सिख बिरादरी अब क्या कह रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने भरपूर खिताब किया। मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी रैली थी, जलसा एक बहुत बड़ा था और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फ़नकार भी थे और लोग भी थे। और इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर कह दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों, मुझे पता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाना चाहते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो उनका चार्टर है, जो करारदादें हैं, उसके तहत उनको हक़ है कि कश्मीरी हैं और उनको हक़ है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएँ कश्मीर के अंदर। तो मकबूजा कश्मीर की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर यह हक़ हासिल है। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर भारतीय फ़ौज भी बैठी है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ज़रा जनरल असम्बली से होने दो, वहाँ पर मैं मुकदमा पेश करूँगा मकबूजा कश्मीर का और उसके बाद मैं बताऊँगा कि LOC की तरफ कब जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी का उन्होंने कह दिया है। असद खरल साहब, ये एक तरफ हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में एक दफ़ा मुझे जालने दें। उससे पहले वो बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन में आप देख लें, OIC में, अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी मीडिया में, हर जगह बात उठाई जा रही है। RSS का बताया जा रहा है। अब तो आज की खबर मैं आपको बताऊं कि एक तरफ यह आ रहा है कि अमेरिकी सेनेटर्स ने अमेरिकी सदर से कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो है उसके पार्लियामेंटेरियन ने यह कह दिया है, उसका भी इजलास गालिबन 17 का यूरोपीय यूनियन का, कि इंडिया का बायकॉट किया जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं एयर और ट्रेड पर। अब ये बातें होने लगी हैं असद खरल साहब। तो अगर ये बात आगे बढ़ती है तो इंडिया की तो तबाही है इसमें। अगर पहले उसकी मईशत तबाही की तरफ जा रही है तो अगर उस पर ट्रेड और ये रिस्ट्रिक्शंस लग गई यूरोपीय यूनियन 28 ममालिक की तरफ से, तो फिर क्या होगा? देखिए, इससे पहले ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि 4 अमेरिकी सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट को ख़त लिखा है और ख़त के अंदर उन्होंने बताया है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने मुतालबा किया फौरी तौर पर इंटरवेंशन का, और जिस तरीके से जुल्म जबर हो रहा है और कर्फ्यू हुआ है और वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं और जो मवासलाती जो निज़ाम है सारा मुनक़ता है, उस हवाले से उन्होंने बात की है। इससे पहले आपने देखा बरतानवी पार्लियामेंट जो है उसके भी बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, लॉर्ड्स हैं, मेंबर जो MPs हैं, उन्होंने ख़त लिखा, तकरीबन 16 के करीब है। जिस तरह आपने यूरोपीय यूनियन की बात की, UNO के अंदर आया, 5 हमारे जो मुतालबात थे 58 ममालिक ने उनकी सपोर्ट की, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मामला गया। आज जो इमरान खान साहब ने जिस तरह वहाँ पे जलसा था, जिस तरह क्राउड एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल थे, जिस तरह वो चार्ज था, और अगर इमरान खान साहब सिर्फ ये कह रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ थे, लोग तैयार खड़े थे। जी। जिस पहले भी लोगों ने जाने की कोशिश, पहले भी लोगों ने जाने की कोशिश, अब उन्होंने बाकायदा उनको रोका है और उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा वो वक्त मुनासिब जब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपना जो मुकदमा है इसको UNO में लड़के आ जाऊं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल है ये जो मैसेज है ये मोदी के लिए, आलमी ताकतों के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उससे पहले आर्मी की जानिब से ये कहना कि आखिरी सिपाही तक, आखिरी गोली तक, किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, वजीर आजम का ये कहना आजाद कश्मीर में खड़े होके, तो मेरा ख्याल है 2 एटमी कूदते हैं। और अगर पाकिस्तान का वजीर आजम और आवाम जिस तरह चार्ज है, जिस तरह हमारी फौज जो है बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इंटरनेशनल दबाव भी है, तो मेरा ख्याल है ये मोदी के लिए एक बड़ा मैसेज है। मैं 2 चीज़ें, बड़ी अंदर की खबर आपको बता दूं, ये खबरें छप भी रही हैं कि इंडियन आर्मी चीफ ने
साबिक अफसरान के सामने, भारतीय जो फ़ौज के अफसरान के सामने उन्होंने ये शिकस्त तस्लीम की है बाकायदा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हाइब्रिड वॉर में उनको शिकस्त दे दी है। दूसरी तरफ उन्होंने एक ये गीदड़ भभकी भी लगा दी कि जनाब हम तो जो आज़ाद कश्मीर है उस पर हमले के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान पर हमले के तैयार हैं, सिर्फ मोदी सरकार के कहने की देर है। तो बाबर डोगर साहब, इससे पहले कि मैं ये इस पर आपका जवाब लोगों के सामने रखूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इस वक्त सिख बरादरी भारत में क्या कह रही है, किस परेशानी का इजहार कर रही है, जरा देखिए। तो बाबर साहब, वहाँ इमरान फोबिया है, पाकिस्तान फोबिया है, पाक फौज का फोबिया भारत में मीडिया फैला रहा है और हकीकत ये है कि लोग वहाँ खुद कुछ करने को तैयार हैं। उसामा साहब, माइनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पर वो ऑफ कोर्स जो बीजेपी की माइंडसेट है वो खाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिखों के ख़िलाफ़ भी है, वो दलित के ख़िलाफ़ भी है, वो हर उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है जो जिनको वो समझते हैं कि वो वहाँ पर माइनॉरिटी हैं। जहाँ तक बात आपने की इमरान खान साहब की आज की स्पीच की कि उन्होंने कहा जी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको हम अबूर करेंगे और वो मुनासिब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। तो उसामा साहब, यूएनओ का जो ये मीटिंग आ रही है, ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर हम इस इवेंट में गेन ना कर सके तो फिर वार इनएविटेबल है। हमने वहाँ पर दुनिया को ये बताना है कि अगर दुनिया इसके बाद कोई हमें मौका नहीं मिलना तो ये आखिरी मौका है। ये दुनिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर वो इंडिया पे प्रेशर नहीं डालती और वहाँ से कर्फ्यू नहीं उठाती तो फिर हमारे पास हमारे ये डिप्लोमेसी की आखिरी हद है हमारी। इससे आगे डिप्लोमेसी नहीं, इसके आगे फिर जंग है। लेकिन नाकाबिले तसव्वुर तबाही हो सकती है। इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई, आज जो अंदर की कहानी है, अंदर की बात है, वो फिर एक दफ़ा ब्यूरोक्रेसी के तबादलों के हवाले से है। नाम भी कौन कहाँ तबादला किसका होने जा रहा है, आज खरल कहानी में यही है। जी खरल साहब। जी, उम्रे पे जाते हुए उस्मान बुज़दार साहब ने फिर अखाड़ जाड़ कर दिया ब्यूरोक्रेसी में। एक तो जिस तरह माने का फैमिली को प्रोटोकॉल ना देने पे एक डीपीओ का तबादला हो गया, एक प्रोटोकॉल जो जिसने दिया उसका तबादला हो गया। जो इबादत निसार, अभी बोल न्यूज़ ने ये मामला उठाया था कल, और उसको तब्दील कर दिया गया है और साथ सलीम अहमद वड़ैच जो एसपी इन्वेस्टिगेशन, उनको चार्ज दे दिया। अब दूसरी तरफ आ जाए सेक्रेटरीज़ की तरफ। अब पंजाब में सेक्रेटरीज़ जो मुतअद्दिद है उनको तब्दील किया गया है। सेक्रेटरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ताहिर खुर्शीद साहब, इनको सेक्रेटरी मवासलात लगा दिया गया। ताहिर खुर्शीद साहब को कुछ अर्सा पहले DG खान का कमिश्नर भी लगाया था, ग्रेड 19 के ऑफिसर है। फिर उसके बाद इनकी जगह पे असदुल्ला फैज़ साहब ने इनको रिप्लेस किया DG खान में। अभी इनको सेक्रेटरी मवासलात लगा दिया गया है। और जो सेक्रेटरी मवासलात है, ग्रेड 20 के ऑफिसर शहरयार सुल्तान जो है उनको जनाब लगा दिया गया है। उनको कोर्स पे वो जा रहे हैं इसलिए उनको हटा दिया गया है, उनकी इसलिए इनको दे दिया चार्ज। इसके बाद ज़फ़र इकबाल जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको तैनात किया गया है। ये पहले चेयरमैन पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड थे और ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से नैब ने जो इनके नाजायज़ असासों के हवाले से अरबों रुपए की जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने नाज़रीन की आ चुकी हैं और उसकी जो इंक्वायरी भी नैब कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब आगे, सेक्रेटरी तालीम है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब, इनको इजाफी चार्ज दे दिया गया है महकमा जंगलात का भी। DC फैसलाबाद सैफुल्ला डोगर साहब का तबादला कर दिया गया है और इनको DC रावलपिंडी तैनात कर दिया। DC रावलपिंडी जो मोहम्मद रंधावा साहब हैं उनको OSD बना दिया गया। इसके अलावा एक और ख़बर जो है आज गर्दिश करती रही है और अगर इस तरह हो जाता है तो ये एक और डिमोरलाइज हो जाएगी पंजाब पुलिस। ब्यूरोक्रेसी में तो पहले ही मामला ये चल रहे हैं। आज एक खबर रूमर फैली कि IG पंजाब कैप्टन आरिफ नवाज खान साहब जो है उनको तब्दील कर दिया गया है, किया जा रहा है, यानी सरकारी ज़राए से चली है खबर। अच्छा। और उसके बाद मोहसिन हसन भट्ट जो IG बलूचिस्तान है, उनका ये था कंसिडरेशन कि उनको पंजाब का IG लगाया जा रहा है। जो एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब है, इनाम गनी साहब, उनको IG खैबर पख्तूनख्वा लगाया जा रहा है। और एडिशनल IG जो बलूचिस्तान है, अकरम नईम बुरोका साहब, उनको बलूचिस्तान का IG लगाया जा रहा है। मुझे ये बताएं उसामा साहब, अगर एक साल में 3 IG तब्दील हो चुके हैं पंजाब में और अगर अब IG अब चौथी मरतबा तब्दील करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि पुलिस को परफॉर्म कर सकेगी? मैं आपको बता दूं उसामा साहब, पुलिस के अंदर
जो हम मीडिया में बैशिंग भी कर रहे हैं, जारी बात है उनकी एक अगर इंडिविजुअल एक्ट करता है तो सारे महकमे के ऊपर आ जाती है। इतना अच्छा अफसर पंजाब में जो कैप्टन आरिफ नवाज साहब जो आए हैं, ईमानदार हैं, अपराइट हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन अगर आप एक 2 लाख फोर्स का कमांडर अगर उसको आप बदलेंगे बार बार तो क्या नीचे की पुलिस से आप समझेंगे कि वो आपको रिजल्ट मिल सकेगा? परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा मीडिया में क्रिटिसाइज पुलिस हुई है ये पिछले 1 महीने में। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सवालिया निशान उठाया गया वो पुलिस की परफॉर्मेंस पे पंजाब में उठाया गया है। और दूसरा केपीके के जो आईजी हैं वो 1 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं। पुलिस में एक रवायत है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है तो उसको इस तरह से ट्रांसफर नहीं किया जाता जिसने 1 महीने के बाद, ताकि उसको एज आईजी रिटायर हो जाए। और एक चीज के वजीर सेक्रेटरी जो एजुकेशन है ना, कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद, उन पे भी नंदीपुर का केस नैब में चल रहा है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है जंगलात का। चलें जी, कल क्या होगा उसका मैं आगाज कर लेता हूँ। एक खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि नून लीग भरपूर तैयारी करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मार्च करना है, जो उन्होंने लॉकडाउन देना है इस्लामाबाद का, उसके लिए तो आपने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से रसीदें आ गई। वो सारा आपके सामने है कि बच्चों से किस तरह 100 रुपये 500 रुपये की रसीदें, एक नामूस रिसालत का उसको नाम देकर नीचे छोटा सा लिखा हुआ है आज़ादी मार्च भी, तो वो पूरे मीडिया में गर्दिश की। तो अब नून लीग भी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह कि जनाब पैसे चाहिए कंट्रीब्यूट करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद इस तरह की रसीदें वगैरह नहीं दे सकते। तो अब नून लीग के बहुत से लोग इधर उधर देखेंगे, भागेंगे, मुंह दूसरी तरफ करेंगे कि भाई हमारे पास हम पैसे कहाँ से दें, क्या करें, क्योंकि हर दफ़ा फंडिंग नून लीग के लोगों से MPA से ली जाती है और बाकायदा कहा जाता है जी इतने इतने लोग कैसे दें। तो अब लोग मुँह छिपाते फिरेंगे। नून लीग भी अब चंदे इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। बाबड़ोगर साहब, उसामा साहब आपने कहा कि नून लीग भी चंदे इकट्ठे करने के लिए, वैसे तो पर्चियाँ मैंने आपकी टेबल पे भी देखी हैं। अच्छा, तो शहबाज जी साहब उस जलसे में चले जाए, आज़ादी मार्च में चले जाए, बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि जी वो नून लीग चंदा इकट्ठा करेगी, चंदा इकट्ठा करने वाला अपने जलसे के लिए चंदा नहीं है। मैंने हम लाहौर वाले जलसे में जब गड्ढा पड़ गया था, आधे से ज्यादा लोगों ने चंदा देने से इनकार कर दिया था। वैसे एक और कोशिश तो होगी ना। कल राना सना साहब जो हैं वो कल दोबारा कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ड्रग कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है कि वो वापस कैंप जेल में ही आएंगे। अच्छा। और किस्मत में फिलहाल उनके कैंप जेल ही है, जमानत का कोई चांस कल भी नहीं है जी। अच्छा, सरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार अहमद रजा साहब जो है उनके खिलाफ हुकूमत जो है उन्होंने रेफरेंस तैयार या गालबन भेज दिया या भेज देंगे कल तक। अच्छा। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो मेंबर हमने जो गैर कानूनी तरीके से जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था रखे हैं, उनसे आपने हलफ क्यों नहीं लिया? तो मेरा ख्याल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको पजीराई नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, शहबाज गिल और ओन चौधरी की जो डी नोटिफाई हुए हैं, इनके हवाले से बड़ी चीज़ें कल आपको सामने आ जाएंगी कि किस वजह से इनकी जो तब्दील किया गया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रख दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।